हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशा सक्सेना आज आपको बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में समझाऊंगी। इससे पहले बच्चों, मैंने आपको एंटीबॉडीज़ की संरचना के बारे में लेक्चर दिया था और मैं साइमल्टेनियसली कई बार आपको बताती आ रही हूँ कि एंटीजन और एंटीबॉडी के मध्य जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो बहुत विशिष्ट होती हैं और हम उनको अगर उदाहरण से समझें तो जिस प्रकार लॉक एंड की होता है कि एक पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर लॉक को खोल सकती है, या एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्शन जिसमें एक निश्चित एंजाइम एक निश्चित सबस्ट्रेट पे क्रिया करता है, या स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइजेशन रिएक्शन जिसमें एक निश्चित जाति का शुक्राणु अपनी ही जाति के अंडाणु को निषेचित करता है। लगभग इतनी ही निश्चित एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, यानी कि एक निश्चित एंटीजन अपने निश्चित एंटीबॉडी के साथ ही बनती है। प्रतिक्रियाएं बहुत विशिष्ट हैं और ये अब एंटीजन और एंटीबॉडीज अपने ऊपर उपस्थित आणविक आकृतियों के द्वारा एक दूसरे को पहचानते हैं। एंटीजन पे जो आकृति लगी होती है उसको एपिटोप कहते हैं और एंटीबॉडीज पे जो आकृति लगी होती है उसको पैराटोप कहते हैं। एपिटोप और पैराटोप के मध्य जो बंधन बनता है उसके आधार पर एंटीजन एंटीबॉडी के मध्य क्रियाएं होती हैं। हम इसको आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जानेंगे कि दोनों के मध्य बंध कैसा बनता है। देखिए, एंटीबॉडी के ऊपर एक एफएबी पोर्शन होता है, एफएबी भाग होता है जो कि आपके हाइपर वेरिएबल रीजन होता है हैवी और लाइट चेन का। मैंने आपको पहले भी बताया है, हाइपर वेरिएबल भाग में एमिनो एसिड्स की श्रृंखलाएं बदलती रहती हैं और भारी और हल्की दोनों ही श्रृंखलाओं में हाइपर वेरिएबल भाग उपस्थित होता है जो कि आपके एफएबी पार्ट बनाता है और इसी भाग पर एंटीजन आकर बंधते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी के मध्य जो बंध बनता है वो नॉन कोवलेंट होता है और इसलिए ये रिवर्सिबल प्रकृति का होता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स और वंडरवॉल्स बंध इसको बनाने में सहयोग करते हैं। स्पेसिफिक बाइंडिंग, एंटीजन डिटर्मिनेंट और एंटीजन कंबाइनिंग साइट पर बहुत ही सूक्ष्म मात्राओं में एमिनो एसिड्स के रूप में उपस्थित होती है जो ये निर्धारण करते हैं कि दोनों के मध्य बंध बनना है। बंध बनते समय साधारणतः एक अणु जल का निकलता है और ये जल का अणु जब निकलता है जिससे जो हाइड्रेशन एनर्जी डेवलप होती है वो इस बंध को बनाने में सहयोग देती है। तो इस तरीके से ये कुछ बंध हैं जिनके द्वारा एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के मध्य बंध बनता है और स्ट्रॉन्ग बंध बनता है। अब हम आते हैं विभिन्न प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पे। इसमें मैंने 4-5 तरीके की ली है। एग्लूटिनेशन है, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, RIA यानी कि रेडियो इम्यूनो एसे और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। बच्चों, मैं आपको एक बात यहाँ पे समझाना चाहूँगी। आज मेडिकल साइंस में बहुत सारी टेक्निक्स हैं और एंटीजन यदि नैनोग्राम्स में भी उपस्थित है तो उसको भी हमारी टेक्निक्स पहचानने में सक्षम है। मैं ये सारी टेक्निक्स आपको बाद में डिस्कस करूँगी, लेकिन चूँकि भारत एक विकसित देश, विकासशील देश है और कई स्थानों पर हमारे पास इतनी बढ़िया टेक्निक अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वहाँ पर सामान्य टेक्निक्स के द्वारा एंटीजन्स को पहचाना जाता है। तो उसी क्रम में मैं सबसे पहली वाली टेक्निक ले रही हूँ
जो है आपके एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन की प्रोसेस तब होती है जब एक एंटीजन को उसकी एंटीबॉडी के साथ मिक्स किया जाता है और इन दोनों के मिक्स होने पर क्लम्पिंग होती है या गुच्छी जैसी संरचना बनती है। एग्लूटिनेशन की क्रिया में जिस एंटीबॉडी के साथ एंटीजन की क्रिया हो रही है उस एंटीबॉडी को आइसोग्लूटिनिन भी कहा जाता है। एग्लूटिनेशन की क्रिया रक्त समूह को पहचानने में भी होती है। दोनों की क्रिया के फलस्वरूप एक विजिबल यानी कि दिखने वाला क्लम्पिंग गुच्छी जैसी संरचना बनती है और ये प्रोसेस पूरा कहलाता है एग्लूटिनेशन। अब ये भी आपको जानना जरूरी है कि एग्लूटिनेशन की क्रिया के लिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम है वो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है और उसके पश्चात इम्यूनोग्लोबुलिन जी इसमें प्रभाव दिखाता है। अधिक मात्रा में यदि एंटीबॉडी है या तो एग्लूटिनेशन की क्रिया पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाती है और इस इफेक्ट को प्रोजॉन फिनोमेना कहा जाता है। एग्लूटिनेशन की रिएक्शन आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से ज़्यादा संवेदनशील है, लेकिन इस क्रिया के अंतर्गत एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों की बराबर मात्रा होनी चाहिए, अन्यथा प्रोजॉन इफेक्ट के कारण एग्लूटिनेशन की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। इनकम्प्लीट या मोनोवैलेंट यानी कि एक संयोजी एंटीबॉडीज एग्लूटिनेशन की क्रिया को पूर्ण नहीं होने देते। ये एंटीजन से जाके बन जाते हैं, इसलिए जो प्रॉपर एंटीबॉडीज जिसके द्वारा एग्लूटिनेशन की क्रिया होनी है वो एंटीजन से बंधन बनाने के लिए मिल नहीं पाती है, प्राप्त नहीं हो पाती है और एग्लूटिनेशन की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। यहाँ पर हम दो प्रकार की एग्लूटिनेशन की क्रिया का अध्ययन करेंगे, स्लाइड एग्लूटिनेशन और ट्यूब एग्लूटिनेशन। स्लाइड एग्लूटिनेशन का देखिए आप, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है। इसमें आप जानेंगे एक विडॉल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। जिस भी रोगी को टाइफाइड हो रहा होता है तो डॉक्टर्स विडॉल टेस्ट कराने के लिए उसको बोलते हैं। और विडॉल टेस्ट में क्या होता है कि हम दो प्रकार की एंटीजन काम में लेते हैं टाइफाइड बैक्टीरिया की। टाइफाइड बैसिलस बैक्टीरिया होता है, तो एक तो होती है फ्लैजिलर एंटीजन और एक होती है सोमेटिक एंटीजन। अब क्या करते हैं, जिस रोगी को टाइफाइड हो रहा होता है उसका एंटी सीरम लेते हैं हम और स्लाइड पे 2 बूंद उसके एंटी सीरम की रखते हैं और उसके पश्चात हम ये एच एंटीजन और ओ एंटीजन ड्रॉपर की सहायता से, आप देख रहे हैं डायग्राम में, धीरे धीरे इन एंटी सीरम के ऊपर डालते हैं। आप देखेंगे अगर इनमें भरपूर क्लम्पिंग हो जाती है तो ये निश्चित है कि उस व्यक्ति को टाइफाइड है और ये एक कंफर्म टेस्ट होता है टाइफाइड को जानने का। इसके अतिरिक्त स्लाइड एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया आप सामान्यतः लैब में भी करते हैं ब्लड ग्रुप को पहचानने के अंतर्गत, जिसमें आप AB और O रक्त समूहों को उनके एंटी सीरा के द्वारा पहचानते हैं। और भी आपको पता होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का पहचान आइडेंटिफिकेशन भी इस स्लाइड एग्लूटिनेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। यही प्रोसेस जब ट्यूब में किया जाता है तब हम इसको ट्यूब एग्लूटिनेशन कहते हैं। अब आते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे। यद्यपि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन
आपकी एग्लूटिनेशन से कम संवेदनशील है, पर अक्सर हम इसको काम में लेते हैं। इसमें जो दोनों जो एंटीजन एंटीबॉडीज हैं वो सॉल्युबल होनी चाहिए, और इनके द्वारा जो प्रेसिपिटेट बनता है, जो अवक्षेप बनता है, वो इनसॉल्युबल होता है, यानी अघुलनशील होता है। दोनों के रिएक्शन से एक जाल जैसी संरचना का निर्माण होता है। लेकिन बच्चों, ये जाल जैसी संरचना तब बनती है जब एंटीजन और एंटीबॉडी पर्याप्त ऑप्टिमल मात्रा में हो, ना कि एक कोई भी ज़्यादा होगा या कोई भी कम होगा तो प्रेसिपिटेशन की क्रिया नहीं होगी। इसलिए दोनों की मात्रा इक्विवेलेंट होनी चाहिए। आगे के आप ग्राफ में देखेंगे, मैंने एक प्रेसिपिटेशन कर्व बनाया है। आप देख रहे हैं एक तरफ एंटीबॉडीज की मात्रा अधिक है, एक तरफ एंटीजन की मात्रा अधिक है। बीच वाला जोन देखिए आप, जोन ऑफ इक्विवेलेंस के नाम से है, जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडीज की मात्रा पर्याप्त है, वहां पर अवक्षेप बिल्कुल सही बन रहा है। जहां पर एंटीबॉडी की मात्रा अधिक है, उस चीज को प्रोजॉन फिनोमेना कहा जाता है, और जहां पर एंटीजन की मात्रा अधिक है, वहां पोस्ट जोन फिनोमिनन कहा जाता है। और इन दोनों ही कंडीशन में लैटिस की संरचना या जालक संरचना नहीं बनती है, इसलिए अवक्षेप का निर्माण नहीं होता है। तो अवक्षेपण की यदि आपको प्रक्रिया करनी है तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की मात्रा ऑप्टिमम होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो अवक्षेपण की क्रिया पूर्णतः नहीं होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी कई प्रकार की कई अभिक्रियाओं के द्वारा हम पहचान लेते हैं। रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया को पहचान लेते हैं, जैसे कि ये सिफिलिस के टेस्ट में काम में आती है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है टॉक्सिन और एंटी टॉक्सिन की मात्रा को स्टैंडर्डाइज्ड करना। ये तो बच्चों आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से समझ ही गए होंगे कि यदि टॉक्सिन और एंटी टॉक्सिन की पर्याप्त मात्रा है तभी अवक्षेप का निर्माण होगा। तो इस प्रकार हम एक एंटी टॉक्सिन की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं जो कि टॉक्सिन के अगेंस्ट में काम में आती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया कॉलोनी को पता करने में भी इसका काम में लिया जाता है, और कई बैक्टीरियल कंपोनेंट जैसे कि फ्लैजिला, सीलिया, पेलाई, इनकी पहचान में भी इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की हम हेल्प लेते हैं। थैंक यू।